हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। आज की इस क्लास में हम एक नया चैप्टर सिक्योरिटी लॉ के चैप्टर सब्जेक्ट में हम स्टार्ट करेंगे। सिक्योरिटी लॉ की क्लास के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर का नाम है पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटी। पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटी। अब पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटी की मैं बात करूं और जो इसके ऊपर मेन मेन एक्ट जो लगते हैं, एक कंपनी, if I'm talking about a listed company या company going to list their security on the stock exchange, in such a case you have to comply with the various provisions of the act, rules, regulations you have to comply with. If I'm talking about the legal framework regarding the public issue of security, if a company going to list their security, if a company going to making IPO, initial public offer, or if it's talking about a listed company going for the further public offer, in such a case what kind of the act, what kind of the rules, what kind of the regulations need to be complied by the a company, need to be complied by the company. If I'm talking about the public issue of security, you have to comply with the various provisions. You have to comply with the various provisions, and there are various types of provision in the in this public issue of securities. So first of all, if I'm talking about, there is a one, the Companies Act. अगर आप कोई भी क्या कर रहे हो, पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटी लेके आ रहे हो, तो सबसे पहले आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को क्या करना है, कंप्लाई करना है। आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कंप्लाई करने हैं। सिक्योरिटी एक्ट के सिक्योरिटी लॉ जो है हमारा, सेबी एक्ट, सेबी आईसीटीआर रेगुलेशन, कौन कौन से हैं? नंबर 1 कंपनी एक्ट 2013, सेबी एक्ट, सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरी एक्ट, आईसीटीआर रेगुलेशन, लिस्टिंग एग्रीमेंट, एससीआरए, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। आपको ये सारे कंप्लाइंग करने पड़ेंगे जब एक कंपनी क्या करेगी, पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटी लेके यहाँ पर आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। एक्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या है, ये किस एक्ट के बारे में बात करता है? पब्लिक इशू के केस में अगर हम इसमें पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक्ट का मीनिंग है सेबी एक्ट। यहाँ पे एक्ट का मीनिंग है सेबी एक्ट 1992। बोर्ड का मीनिंग यहाँ पे सेबी से है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कंट्रोल का मीनिंग क्या है? जो कंट्रोल का मीनिंग जो हमें बता रखा है अंडर द टेक ओवर कोड, या फिर सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011 में बता रखा है। कन्वर्टिबल सिक्योरिटी क्या होता है? कन्वर्टिबल सिक्योरिटी क्या होता है? कन्वर्टिबल सिक्योरिटी मीन सिक्योरिटी विच इज कन्वर्टिबल और एक्सचेंज इनटू इक्विटी शेयर ऑफ इशूअर at a later date with or without the option of the holder of the security and include convertible debt instrument and convertible preference share। मतलब क्या होता है कन्वर्टिबल सिक्योरिटी? या तो कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या तो कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या फिर क्या होते हैं, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। और जो फॉर अ टाइमिंग, आफ्टर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे? इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर। डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं? डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो किस में पढ़ी थी? एससीआरए एक्ट के अंदर, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन के अंदर। Designated stock exchange means recognized stock exchange having nationwide trading terminal chosen by the issuer on which security of a issuer are listed, proposed to be listed for the purpose of particular issue of a specified security under these regulations। वही क्या है? Designated stock exchange, recognized stock exchange जिनकी क्या है, नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है। इंडिया के अंदर दो तरह के क्या है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी, एनएससी, एनएससी। तो यहाँ पे डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर का मीनिंग क्या होता है? जब एक अनलिस्टेड कंपनी, जब एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटी को क्या कर रही है, पब्लिक में इश्यू कर रही है। जब एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटी को पब्लिक में इश्यू कर रही है और वो एप्लीकेशन लगाती है किसको,
to the stock exchange for their listing of security. IPO means offer of a specified security by unlisted issuer to a public for subscription and include offer for sale of specified security to the public by existing holder of such security in unlisted issuer. जब एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी क्या कर रही होती है, फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटी को पब्लिक में लेके आती है, पब्लिक में ऑफर लेके आती है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का, ठीक है ना, तो उस केस को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। आगे बढ़ते हैं। QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर क्या होते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के अंदर कौन कौन आते हैं? म्यूचुअल फंड आते हैं, वेंचर कैपिटल फंड आते हैं, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड आते हैं, फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड आते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो आता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, मल्टीलेटरल बायलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दी IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, इंश्योरेंस फंड सेटअप बाय आर्मी, सेटअप एंड किसके द्वारा? मैनेज बाय द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंश्योरेंस फंड सेटअप एंड मैनेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, या सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट NBFC, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट NBFC। ये सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट NBFC क्या होता है? जिसके नेट ओन फंड कितने होते हैं? 500 करोड़ से ज्यादा के। तो ये सिस्टमैटिकली क्या होती है? तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं। म्यूचुअल फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, और कोई भी इंश्योरेंस फंड आर्मी के द्वारा सेटअप किया गया है, एयरफोर्स के द्वारा, नेवी के द्वारा, ये सारे किस में आते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के अंदर आते हैं। आगे पढ़ते हैं। स्पेशल राइट इक्विटी शेयर होता क्या है? स्पेशल राइट इक्विटी शेयर मींस इक्विटी शेयर्स ऑफ इश्यूअर हैविंग सुपीरियर वोटिंग राइट। सुपीरियर वोटिंग राइट, जिसके पास क्या होता है? एक सुपीरियर वोटिंग राइट होता है। सुपीरियर वोटिंग राइट, उसको कहते हैं स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रेगुलेशन, जो ये रेगुलेशंस हैं ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, किस केस में एप्लीकेबल होंगे, वो बात कर लेते हैं। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड दीज रेगुलेशन अप्लाई टू IPO। सबसे पहले तो इनिशियल पब्लिक ऑफर बाय द अनलिस्टेड इश्यूअर। इश्यूअर का मीनिंग यहाँ पे क्या है? कंपनी से है, कंपनी से है। अनलिस्टेड इश्यूअर, सिक्योरिटी लॉ में इसको इश्यूअर की तरह क्या करते हैं? यूज करते हैं इस वर्ड को। तो इश्यूअर क्या? अनलिस्टेड इश्यूअर मींस अनलिस्टेड कंपनी। राइट इशू बाय लिस्टेड इश्यूअर, जहां पर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द इशू कितनी है? 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। FPO बाय लिस्टेड issuer, preferential issue by listed issuer, qualified institution placement by listed issuer, initial public offer by Indian Depository Receipt, right issue of IDR, Indian Depository Receipt, initial public offer by small medium enterprise, listing of institutional trading platform, listing on institutional trading platform through issuer without issue, bonus issue by the listed issuer। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? अगर इस तरह से अगर कोई इशू आ रहा है तो आपको सेबी के रेगुलेशन को, इन रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, इन रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब कितने तरह के इशू होते हैं? प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे बात करते हैं एक बार दोबारा से। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ राइट इशू, जिसका साइज लेस देन कितना है? 10 करोड़ है। राइट इशू जिनका साइज कितना है? 10 करोड़ है। जिनका साइज कितना है? 10 करोड़ है, 10 करोड़ है। द इश्यूअर शैल प्रिपेयर द लेटर ऑफ ऑफर, इश्यूअर क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा लेटर ऑफ ऑफर इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट है स्पेसिफाई इन दिस रेगुलेशन। मतलब क्या है? अगर आपका इशू का साइज, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ राइट इशू, राइट इशू, अगर आपका इशू साइज कितना है? लेस देन 10 करोड़ है, 10 करोड़, issuer shall prepare letter of offer in accordance with the requirement as specified in this regulation
and file the same with the board for the intimation and dissemination of the body's website. Provided further that these regulations shall not apply to issue of security under clause BDE. क्लोज जो ये रेगुलेशन है वो किस पे अप्लाई नहीं होते? फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटी अंडर क्लोज बी, राइट इशू, क्लोज बी, क्लोज डी प्रेफरेंशियल इशू, क्लोज ई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट. Provided that these regulations shall not apply to issue of security under clause BDE of the sub-regulation of 9 of Security Exchange Board of India, substantial acquisition of share and takeover regulation. भाई क्या है जो ये रेगुलेशन है? Provided further that these regulations shall not apply to issue of security under clause, भाई जो ये क्लोज बी ई डी, अगर आप इनका यूज कर रहे हो, आप सेबी अंडर रेगुलेशन 9 के अंदर इन तब अगर आप इस तरह से सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड शेयर्स एंड टेक ओवर कोड के अंदर इस तरह से सिक्योरिटी इशू कर रहे हो तो फिर आपके ऊपर इस रेगुलेशन के प्रोविजंस नहीं लगेंगे. आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ इशू. टाइप्स ऑफ इशू हमारे पास पब्लिक इशू होता है. पब्लिक इशू भी दो तरह के होता है, फर्दर पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर. ये होता है फ्रेश इशू. फ्रेश इशू जब पहली बार अनलिस्टेड कंपनी क्या करती है, जब पहली बार अनलिस्टेड कंपनी फ्रेश इशू लेके आती है, फ्रेश इशू, इसको कहते हैं आईपीओ. और जब फर्दर एक लिस्टेड कंपनी दोबारा से, जब लिस्टेड कंपनी अगेन पब्लिक ऑफर लेके आती है, उसको कहते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर. उसके बाद दूसरा होता है बोनस इशू, तीसरा होता है राइट इशू, चौथा होता है प्राइवेट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. अब टाइप्स ऑफ इशू दो तरह के होते हैं, फिक्स प्राइस इशू, दूसरा बुक बिल्डिंग इशू. एक होता है नॉर्मल बुक बिल्डिंग मेथड, एक होता है अल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड. आगे बढ़ते हैं. अब फिक्स प्राइस इशू के अंदर या फिर बुक बिल्डिंग में क्या डिफरेंस होता है? फिक्स प्राइस इशू एंड बुक बिल्डिंग के अंदर, बुक बिल्डिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो बात कर लेते हैं. फिक्स प्राइस के अंदर हमें प्री डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, प्राइस बैंड विच इज मेड नो. इसमें हमें क्या होता है, सिक्योरिटी के प्राइस का, सिक्योरिटी के प्राइस का पहले ही पता होता है, पहले ही पता होता है. हमें इसमें पहले ही पता होता है इन्वेस्टर को. और इसमें जो डिमांड होती है सिक्योरिटी ऑफर की, वो बाद में पता चलती है जब क्लोजर क्या हो जाता है, इशू जब क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है. जो डिमांड है सिक्योरिटी की वो कब पता चलती है, जब जो इशू है आपका क्लोज हो जाता है. और इसके लिए अंडरराइटिंग कंपलसरी नहीं है. अंडरराइटिंग इसके लिए कंपलसरी नहीं है. इसमें प्राइस जो होता है वो पहले पता होता है. फिक्स प्राइस इशू के अंदर प्राइस पहले पता होता है. डिमांड का, डिमांड की भाई सिक्योरिटी की डिमांड है या नहीं है, जब आपका जो इशू है वो क्लोज हो जाता है. और तीसरा, इसमें अंडरराइटिंग जो है वो मैंडेटरी कंपलसरी नहीं है. बट बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर ऐसा नहीं है. इसका जो प्राइस है वो डिटरमाइन किया जाता है बिड्स के बेस पे, जो बिड्स रिसीव होती हैं फ्रॉम द इन्वेस्टर, फ्रॉम द इन्वेस्टर. सिर्फ एक इंडिकेटिव प्राइस ही इन्वेस्टर्स को पता होता है, एक फ्लोर प्राइस, एक बेस प्राइस, एक बेस प्राइस पता होता है. उसके बाद इसका जो फाइनल प्राइस डिटरमाइन किया जाता है
वो बिड्स के बेसिस पे, जो बिड्स रिसीव होती हैं इन्वेस्टर से, तो उसके बेसिस पे ही इसका प्राइस डिसाइड किया जाता है। इसकी डिमांड जो है, डिमांड जैसे जैसे ही बुक बिल्ड होती रहेगी, इसकी डिमांड का एवरीडे पता चलता रहेगा कि भाई सिक्योरिटी की डिमांड कितनी है। इसके लिए अंडरराइटिंग जो है कंपलसरी है, अंडरराइटिंग जो है कंपलसरी है। तो बुक बिल्डिंग के अंदर जो प्राइस है, हमें सिर्फ फाइनल प्राइस का पता नहीं होता, सिर्फ एक फ्लोर प्राइस, एक बेस प्राइस का पता होता है। बाद में इसका फाइनल प्राइस बिड्स जब रिसीव होती है किससे, इन्वेस्टर से, तब पता चलता है। और इसकी डिमांड जो है एवरीडे पता चलती रहती है कि भाई सिक्योरिटी की डिमांड कितनी है। और तीसरा, इसके लिए क्या है, अंडरराइटिंग कंपलसरी है। इसके लिए क्या है, अंडरराइटिंग कंपलसरी है। आगे बात करते हैं रेफरेंस डेट। रेफरेंस डेट, रेफरेंस डेट की बात करते हैं। रेफरेंस डेट, रेफरेंस डेट, रेगुलेशन 4 आईपीओ 101 एफपीओ। और बात करते हैं रेफरेंस डेट होती क्या है। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइड इन दिस चैप्टर, एन इशूअर मेकिंग पब्लिक इशू shall specify the condition of this regulation as on the date of filing the draft of a document with the board। board मतलब सेबी। कि भाई जब कोई कंपनी है वो पब्लिक इशू लेके आ रही है, सिक्योरिटी का पब्लिक इशू लेके आ रही है, वो सेटिस्फाई करेगी सारी की सारी कंडीशंस को जितनी भी इसके अंदर बता रखी है, एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद द बोर्ड, एंड ऑल्सो एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्टरिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट विद द आरओसी। और आरओसी को जब वो फाइल करेगी, रजिस्टर करवाएगी डॉक्यूमेंट्स को, ऑफर डॉक्यूमेंट को, तो तब भी जो भी इसके किसके रेगुलेशन के जो कंडीशंस हैं जितनी भी, वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। अब क्या है, हु इज नॉट एलिजिबल टू मेक पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर लगाने के लिए कौन एलिजिबल नहीं है, पब्लिक ऑफर लगाने के लिए कौन एलिजिबल नहीं है। पब्लिक ऑफर लगाने के लिए कौन एलिजिबल नहीं है, वो बात कर देते हैं। बात करते हैं आईपीओ की केस में। फॉर आईपीओ रेगुलेशन 5, एन इश्यूअर शैल नॉट बी एलिजिबल टू मेक आईपीओ इफ द इश्यूअर या उसके प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर या सेलिंग शेयर होल्डर आर डिबार्ड फ्रॉम असेसिंग द कैपिटल मार्केट। अगर उनको प्रोहिबिट किया गया है, सेबी ने उनको प्रोहिबिट किया गया है, कंपनी को, कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर को, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए डिबार्ड किया गया है, असेसिंग द कैपिटल मार्केट, असेसिंग द कैपिटल। दूसरा, if the promoter director of the issuer is a promoter or director of the any other company which is debarred from assessing the capital market। या फिर कोई भी प्रमोटर या डायरेक्टर जो इश्यूअर है, इश्यूअर मतलब जो पब्लिक इशू लेके आ रही है कंपनी, अगर उसके प्रमोटर या डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर है जिसको सेबी ने क्या किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, डिबार किया हुआ है, किस लिए, असेसिंग द कैपिटल मार्केट, वो नहीं कर सकते। अगर इश्यूअर मतलब कंपनी या इसके प्रमोटर या इसके डायरेक्टर क्या है, विलफुल डिफॉल्टर है या फिर फ्रॉडुलेंट बोरोअर है, अगर इसके जो इश्यूअर है या इसके जो प्रमोटर है वो क्या है, विलफुल डिफॉल्टर है, तो इस केस में भी क्या होगा, ये अगर इस केस में अगर आपके जो जो इश्यूअर है या प्रमोटर है वो कौन है, विलफुल डिफॉल्टर है, तो उस केस में भी आप आईपीओ नहीं ला सकते। इफ एनी ऑफ इट्स प्रमोटर या डायरेक्टर इज फंगिटिव ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंड,
भाई अगर आपके जो डायरेक्टर या प्रमोटर है किसी कंपनी के, वो फंगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन। द रिस्ट्रिक्शन अंडर क्लोज ए एंड बी above shall not apply to, जो रिस्ट्रिक्शंस है क्लोज ए वाली और क्लोज बी वाली, वो अप्लाई किस पे नहीं होगी? टू पर्सन और एंटिटी मेंशन देयर who were debarred in the past by the board and the period of debarment is already over as on the date of filing the draft of a document। मतलब पास्ट में जो कंडीशन बता रखी है ये ए और बी वाली, ये एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आपको पास्ट में किसी कंपनी को या उसके डायरेक्टर को या उसके प्रमोटर को डिबार किया हुआ था और उसका जो डिबारमेंट का पीरियड था वो एक्सपायर हो चुका है as on the date of filing draft of a document as on the date of filing draft of a document। close to close to close to हाँ, तो क्लोज टू की बात करते हैं। Issuer shall not be eligible to make IPO if there are any outstanding convertible security। ईश्वर जो है ईश्वर जो है shall not be eligible to make IPO if there are any outstanding convertible security or any other right which would entitle any person which any option to receive any equity share to the issuer। वो ये बात कर रहे हैं कि issuer shall be eligible to make IPO if there are any outstanding convertible security या other right which would entitle any person with any option to receive equity share of the issuer, provided that the provision of this sub-regulation not apply to। किस पे अप्लाई नहीं होते ये प्रोविजन? आउटस्टैंडिंग ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉय whether currently or employee or not persons who employ stock option scheme in compliance with the Companies Act 2013 या fully paid up outstanding convertible security which are required to be converted on or before the date of filing of red herring prospectus। तो इन केसेस में आप पे ये रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होती, ये प्रोविजंस जो है एप्लीकेशन नहीं होते। भाई क्या है कि आप आईपीओ तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी कोई कन्वर्टिबल सिक्योरिटी जो है वो आउटस्टैंडिंग है, अभी तक आपने कन्वर्ट नहीं की, या आपका कोई राइट इशू था वो अभी तक पेंडिंग में है, ठीक है ना, अभी तक उसको नहीं मिला, तो उस केस में आप तब तक पब्लिक इशू राइट नहीं लेके आ सकते। बट जो प्रोविजंस है जो ये बता रखे हैं उसके लिए एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन बता रखी है। इन केसेस में अगर ये चीज है तब आप आईपीओ कर सकते हो, तब भी आप आईपीओ कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब एफपीओ की बात करते हैं। ऊपर तो हमने बात की आईपीओ की, अब बात करते हैं एफपीओ की, बात करते हैं एफपीओ की। एफपीओ के केस में हम बात करते हैं इशूअर शैल नॉट बी एलिजिबल टू मेक फर्दर पब्लिक ऑफर। फर्दर पब्लिक ऑफर कब वो पब्लिक ऑफर नहीं दे सकता? इफ इशूअर मींस कंपनी या एनी ऑफ प्रमोटर ग्रुप या डायरेक्टर और सेलिंग शेयर होल्डर डिबार कर रखा है, उसको प्रोहिबिट कर रखा है
असेसिंग द कैपिटल मार्केट। उसको क्या कर रखा है, प्रोहिबिट कर रखा है असेसिंग द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट। दूसरा, इफ प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ द इशूअर इज अ प्रमोटर, सेम कंडीशन है जो हमने आईपीओ में पढ़ी थी, सेम कंडीशन, कोई कमी नहीं है, सारी की सारी क्या है, सेम टू सेम कंडीशन जो आईपीओ में थी वही एफपीओ के अंदर सेम कंडीशन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कि भाई पब्लिक इशू एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, भाई अगर कोई कंपनी पब्लिक इशू लेके आनी चाह रही है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट रहेगी, वो बात कर लेते हैं। पहला, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी। अब लिस्टेड कंपनी के लिए क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है और अनलिस्टेड कंपनी के लिए क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, पहले बात कर लेते हैं। अब अनलिस्टेड कंपनी की बात आईपीओ के केस में, आईपीओ, और ये बात है एफपीओ के केस में, आईपीओ एफपीओ। पहले आईपीओ के केस में हम देख लेते हैं, आईपीओ के केस में एलिजिबिलिटी। अब आईपीओ के केस में अनलिस्टेड कंपनी की बात हो रही है कि क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी दो रूट होते हैं यहाँ पे, दो रूट होते हैं, या तो आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी होने के लिए आपको चार कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। वो चार कंडीशन पहले आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, नहीं अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी वाला कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो फिर आप QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर रूट से कर सकते हो, और उसके लिए हमें बता रखी है एक कंडीशन, उसके लिए हमें बता रखी है एक कंडीशन। तो पहले बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की चार कंडीशन कौन कौन सी है। भाई प्रॉफिटेबिलिटी रूट की अगर मैं बात करूं उसके लिए चार कंडीशन पहले आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब चार कंडीशन है क्या, पहला, पहला आपकी जो नेट टेंजिबल एसेट होनी चाहिए वो 3 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए पिछले 3 प्रोसीडिंग फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर, पिछले 3 प्रोसीडिंग फुल ईयर के अंदर आपकी जो नेट टेंजिबल एसेट है वो 3 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए, वो 3 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है प्रॉफिटेबिलिटी, रूट नंबर 1, रूट नंबर 1। दूसरी कंडीशन नेटवर्थ, आपकी नेटवर्थ 1 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए। आपकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए पिछले 3 प्रोसीडिंग फुल ईयर के अंदर, पिछले 3 प्रोसीडिंग फुल ईयर के अंदर। और तीसरी कंडीशन एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आपका एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एटलीस्ट 15 करोड़ होना चाहिए कंसोलिडेटेड बेसिस पे पिछले 3 प्रोसीडिंग ईयर के अंदर। और चौथी कंडीशन क्या है, नेम ऑफ द कंपनी चेंज विद इन लास्ट ईयर देन 50% revenue calculated on restated and consolidated basis for preceding full year has been earned by it from the activity indicated by its new name। भाई अब क्या है, चार कंडीशन, ये कह रहा है पब्लिक इशू के लिए, पब्लिक इशू के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी कंपनी की। आईपीओ की बात करें, आईपीओ अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, एफपीओ लिस्टेड कंपनी। अब इनको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनको होना चाहिए,
अब पहले हम बात कर रहे हैं अनलिस्टेड कंपनी की। पहले हम बात कर रहे हैं अनलिस्टेड कंपनी की। अनलिस्टेड कंपनी की जब मैं बात कर रहा था तो इन्होंने बताया कि दो रूट होंगे आपके पास। रूट वन क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी आपको। अगर आप रूट वन में फॉल नहीं करते, अगर आप में कोई सी भी कंडीशन इनमें से फुलफिल नहीं करते, तो आपके पास रूट टू है, तो आप रूट टू ऑप्ट कर सकते हो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अब हम रूट वन पढ़ रहे हैं। रूट वन में हमने पढ़ा कि भाई आपकी जो नेट टेंजिबल एसेट है वो 3 करोड़ या उससे ज्यादा की होनी चाहिए पिछले 3 प्रीसीडिंग फुल ईयर में। नेटवर्थ 1 करोड़ या उससे ज्यादा की होनी चाहिए पिछले 3 प्रीसीडिंग फुल ईयर में। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 3 प्रीसीडिंग ईयर्स के अंदर आपका 15 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 15 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। और अगर आपने नेम चेंज किया है लास्ट ईयर में तो 50% से ज्यादा रेवेन्यू आपका पिछले साल नए नाम से आना चाहिए। नए नाम से आना चाहिए, उसी को कहते हैं, उसी को कहेंगे कि आप एलिजिबल हो प्रॉफिटेबिलिटी रूट के अंदर। नहीं तो फिर आप अगर ऊपर वाला रूट में कुछ भी कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो आपको एक और रूट दिया जा सकता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर रूट। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर रूट। अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर रूट के अंदर इशू थ्रू बुक बिल्डिंग रूट। आप बुक बिल्डिंग मेथड से आप बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू इशू लेके आओगे और कम से कम एट लीस्ट 75% ऑफ नेट ऑफर टू पब्लिक आप किसको करोगे? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को करोगे। नेट ऑफर टू पब्लिक आप किसको करोगे? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को करोगे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को करोगे। ये तो बात होगी हमारी। और सेम कंडीशन आपकी, अब बात कर लेते हैं। ये तो बात होगी थी अनलिस्टेड कंपनी के बारे में, अनलिस्टेड कंपनी की बात कर रहे थे हम। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक और चीज आती है, इशू ऑफ स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स। ये बात कर लेते हैं, इशू ऑफ स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स। इशू ऑफ स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स बात करते हैं, स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स की। If an issuer has issued special right equity share to its promoter, founder, the said issue shall be allowed to do an initial public offer of only ordinary share for listing on main board subject to compliance with the following। भाई क्या है, अगर आप स्पेशल राइट इक्विटी शेयर का इशू करना चाहते हो तो सिर्फ आप किसको करोगे? अपने फाउंडर को और अपने प्रमोटर को कर सकते हो। The said issue shall be allowed to do an IPO। The said issuer shall be allowed to do an IPO। अगर किसी कंपनी ने स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं तो वो उसको अलाउ किया जाएगा कि भाई आप आईपीओ कर सकते हो सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स का, नॉट स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स। आप सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स का क्या कर सकते हो? पब्लिक इशू कर सकते हो, जो लिस्ट होंगे मेन बोर्ड के अंदर। बट आपको कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अब कंडीशन क्या है? इश्योर शैल बी इंटेंसिव इन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डाटा एनालिस्ट, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड प्रोडक्ट, सर्विस, बिजनेस प्लेटफॉर्म विद सब्सटेंशियल वैल्यू एडिशन। पहला तो आप इन चीजों में होने चाहिए। दूसरा, आपकी जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ जो है स्पेशल राइट शेयर होल्डर हैज डिटरमाइंड बाय द रजिस्टर वैल्यूअर शैल नॉट एक्सीड मोर देन ₹1000 करोड़।
मतलब जो स्पेशल राइट शेयर होल्डर है उनकी जो नेटवर्थ होगी, जो डिटरमाइन की गई है किसके द्वारा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा, कितनी नहीं होगी, 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। Explanation. While determining the individual net worth of special right shareholder, his investment shareholding in other listed company shall be considered, but not that of his shareholding in the issuer company. The special right share were issued only to promoter, founder who hold an executive position in the issuer company. और जो आप स्पेशल राइट जो शेयर इशू कर रहे हो वो सिर्फ आप अपनी कंपनी के प्रमोटर या फाउंडर को इशू करोगे, इससे अलग किसी को नहीं दोगे, जिनकी एग्जीक्यूटिव उनकी मेन पोजीशन है, डिसीजन लेने की पोजीशन है। द इशू ऑफ स्पेशल राइट इक्विटी शेयर had been authorized by special resolution passed at a general meeting of the shareholder of the issuer with a notice calling for such general meeting। और नोटिस जो होगा जिससे हम जनरल मीटिंग को बुलाएंगे, उस नोटिस के अंदर आप बताओगे साइज कि भाई कितने आप स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो, रेशो ऑफ वोटिंग राइट, भाई कितनी क्या रेशो होगी वोटिंग राइट्स की, राइट्स एज डिफरेंशियल डिविडेंड, sunset provisions which provide for time frame for the validity of such special right कि भाई कितने टाइम तक स्पेशल राइट रहेगा, matter in respect of which special right would have the same voting right as of, मतलब किन किन मैटर में मैटर्स भी बताए जाएंगे कि जहां पर स्पेशल राइट की वोटिंग राइट और ऑर्डिनरी जो शेयर्स हैं उनकी वोटिंग राइट क्या होंगी, इक्वल होंगी, उनकी वोटिंग राइट इक्वल होंगी, सेम होंगी। आगे बढ़ते हैं। द स्पेशल राइट इक्विटी शेयर हैज बीन the special right equity share have been issued prior to the filing of draft red herring prospectus and held for a period of at least 3 months prior to the filing of red herring prospectus। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, भाई जो स्पेशल राइट इक्विटी शेयर है have been issued prior to the filing of draft red herring prospectus and held for a period of at least 3 months prior to the filing of draft herring prospectus या red herring prospectus। आगे बढ़ते हैं। The special right equity share shall have voting right in the ratio of maximum 2:1 upon the maximum of 10:1 compared to ordinary shares। मतलब जो वोटिंग राइट होगी एक इक्विटी एक शेयर्स पर 2 डबल वोटिंग राइट्स या फिर 10 टाइम्स वोटिंग राइट्स ऑर्डिनरी शेयर से मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इस रेशो के अंदर आपके पास वोटिंग राइट हो सकती है। मतलब स्पेशल राइट इसमें आपकी वोटिंग राइट ऑर्डिनरी शेयर के मुकाबले डबल से हो सकती है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 टाइम्स ज्यादा भी हो सकती है। द स्पेशल राइट इक्विटी शेयर shall have the same face value as the ordinary shares। इनकी जो फेस वैल्यू होगी वो सेम होगी जो कि किसकी है, एक ऑर्डिनरी शेयर्स की है, ऑर्डिनरी शेयर्स की है। आगे बढ़ते हैं। द इश्यूअर शैल ओनली हैव वन क्लास ऑफ स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स। इश्यूअर जो है shall only have one class of equity shares। The SR equity share shall be equivalent to ordinary equity share in all respect except from having superior voting right। Listed company making public issue। आगे बढ़ते हैं। Listed company making public issue इसको कहते हैं FPO, फर्दर पब्लिक ऑफर, इसको कहते हैं FPO। अब इसके लिए क्या क्या कंडीशंस है, प्रॉफिटेबिलिटी रूट, और एक कंडीशन आपको प्रॉफिटेबिलिटी रूट के अंदर फॉलो करनी है और एक कंडीशन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी रूट के अंदर
इसके अंदर भी क्या है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ऐसे ही कंडीशन हमें इसमें भी फॉलो कर लिया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के रूट के अंदर आईपीओ के केस में 3 कंडीशन थी, 4 कंडीशन थी सॉरी, और इसमें कितनी कंडीशंस हैं, सिर्फ एक कंडीशन, प्रॉफिटेबिलिटी रूट। प्रॉफिटेबिलिटी रूट। दूसरा है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर रूट। अब प्रॉफिटेबिलिटी रूट के अंदर बात कर लेते हैं। Issuer shall be eligible to make further public offer if it has not changed its name in the last 1 year immediately preceding the date of filing the relevant offer document। अगर उसने अपना नाम चेंज नहीं किया तो वो एलिजिबल होगा, बट अगर उसने अपना नाम चेंज किया है तो कम से कम एट लीस्ट 50% जो रेवेन्यू होगा उस पूरे साल का, कुछ पिछले साल का, जो हमने ये कंडीशन फॉलो की थी, जो फोर्थ कंडीशन हमने पढ़ी थी, सेम कंडीशन इसको क्या करनी है, फुलफिल करनी है, जो हमने ये वाली कंडीशन पढ़ी थी। ये सेम कंडीशन है, ये सेम कंडीशन है कि अगर कंपनी ने अपना नाम चेंज किया है तो भाई कम से कम जिस ईयर में चेंज किया है उस ईयर के पूरे का रेवेन्यू का कम से कम 50% से ज्यादा जो क्या होना चाहिए, उस नए नेम के साथ उसे बिजनेस किया होना चाहिए और उस नए नेम से वो रेवेन्यू जनरेट किया होना चाहिए। कम से कम 50% वो जनरेट करेगी रेवेन्यू, किससे, नए नाम से, नए नाम से। और क्यूआईबी रूट के अंदर क्या होगा, क्यूआईबी रूट के अंदर आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हो, पब्लिक इशू करके चल सकते हो, जिसमें कम से कम 75% जितना भी ऑफर है उसका 75% आप किसको, कौन अंडरटेक करेगा, कि भाई कौन अंडरटेक करेगा, क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के केस में, मतलब and to refund the full subscription money if it is failed to make the said minimum allotment to qualified institution buyer। इसमें क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, पहली कंडीशन, अगर आपने नेम चेंज किया है, प्रॉफिटेबिलिटी रूट के अंदर सिर्फ नेम चेंज वाली, अगर कंपनी ने कोई नेम चेंज किया है तो एट लीस्ट 50% ऑफ द full revenue in the preceding financial year, in the preceding financial, आप किससे जनरेट करोगे, आपने किससे जनरेट किया होना चाहिए, जनरेटेड with the new name, अगर आप ये वाला रूट फॉलो नहीं करते तो दूसरा आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर रूट में जा सकते हैं, वहां पे आप पब्लिक इशू कर सकते हैं। पब्लिक इशू के लिए आप बुक बिल्डिंग, पब्लिक इशू में आप बुक बिल्डिंग रूट से कर सकते हैं, बुक बिल्डिंग रूट से कर सकते हैं। बट क्या होगा, पब्लिक इशू में आप बुक बिल्डिंग रूट से कर सकते हैं जिसमें क्या होगा, अंडरटेक करोगे आप, अंडरटेक करोगे, जिसमें आप अंडरटेक करोगे कि मिनिमम अलॉटमेंट आप किसको दोगे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर को। 75% आप जो अलॉटमेंट करोगे वो किसको करोगे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को। आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ 1000 allotee, an issuer shall not make allotment pursuant to public issue of if number of prospective allotee is less than 1000।
एक कंपनी पब्लिक इशू के केस में अलॉटमेंट नहीं करेगी अगर उसके अलॉटी कितने हैं, 1000 से कम है। उसके अलॉटी कितने हैं, 1000 से कम है, 1000 से कम है। आगे बढ़ते हैं। जर्नल कंडीशन फॉर आईपीओ एंड एफपीओ। दोनों के केस में जर्नल कंडीशन क्या है, आईपीओ के केस में, एफपीओ के केस में बात करते हैं। इट हैज अ एप्लीकेशन। सबसे पहले तो अगर कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आना चाह रही है, एफपीओ के लेके आना चाह रही है, तो पहले तो वो एप्लीकेशन लगाएगी वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज को, टू सीक इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर लिस्टिंग ऑफ इट इज स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड choose chosen one of them as the designated stock exchange। वो एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे एप्लीकेशन लगाएंगी फॉर लिस्टिंग ऑफ इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, अप्रूवल लेने के लिए, और उनमें से एक स्टॉक एक्सचेंज को क्या करेंगे, चूज करेंगे एज अ डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। दूसरी कंडीशन, इट हैज एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द डिपॉजिटरी। कंपनी डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट एंटर करेगी फॉर डीमेटीरियलाइजेशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑलरेडी इशूड एंड प्रपोज टू बी इशू। अगर कंपनी ने स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑलरेडी इशू कर रखी है या वो करने जा रही है, दोनों केसेस के अंदर कंपनी डिपॉजिटरी के साथ डिपॉजिटरी की सर्विसेज लेने के लिए एग्रीमेंट करेगी, ये जर्नल कंडीशन है। तीसरा पॉइंट, all of its specified security held by promoter are in demat prior to filing of offer document। मतलब जब कंपनी पब्लिक में ऑफर डॉक्यूमेंट लेके, मतलब फाइल करने जा रही है, जब स्टॉक एक्सचेंज के पास ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करेगी, तो फाइल करने से पहले जितने भी कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो सारी डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए। All it is existing partly paid up share have either been fully paid up or have been forfeited। कोई भी पार्टली पेड अप शेयर नहीं होना चाहिए, या तो शेयर फुली पेड अप हो जाना चाहिए, या फिर क्या होगा, या फिर कंपनी ने उन शेयर को फॉरफिट कर लिया होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन क्या है, इट हैज मेड अ फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरिफिएबल मीन्स towards 75% of the stated means of finance for specific project purpose to be funded from the proceed, excluding the amount to be raised through proposed public offer or through existing identifiable internal accrual। मतलब क्या है, आप प्रॉपरली फर्म अरेंजमेंट करोगे कि जितना भी पैसा आप रेज कर रहे हो उसका कम से कम 75% आप जिस पर्पस के लिए पैसा ले रहे हो उस पर्पस में यूज करोगे, उसके लिए आप ये फर्म कमिटमेंट करके यहाँ पर चलोगे। आगे बढ़ते हैं। एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल। एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल, रेगुलेशन 8 आईपीओ। पढ़ते हैं एडिशनल कंडीशन क्या है ऑफर फॉर सेल के लिए। ऑफर फॉर सेल की बात कर रहा है। Only such fully paid up equity share may be offered for sale to public which have been held by seller for a period of at least 1 year prior to the filing of offer document। भाई क्या है, सिर्फ उन्हीं शेयर्स का ऑफर फॉर सेल हो सकता है जिन शेयर्स को कंपनी ने जिन शेयर्स को सेलर ने हेल्ड कर रखा था
for a period of at least 1 year. For a period of at least 1 year prior to the filing of draft of a document. Prior to the filing of draft of a document. सिर्फ उन्हीं शेयर्स का ऑफर फॉर सेल हो सकता है. Provided further that such holding period of 1 year shall be required to be complied with at the time of filing of draft of a document. जो वो 1 year का पीरियड है, जो ये 1 year का पीरियड है, ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने से पहले कंप्लाई हो जाना चाहिए. एट द टाइम जब आप क्या करोगे, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करोगे, उस टाइम पे ये 1 year का टाइम कंप्लीट हो जाना चाहिए. प्रोवाइडेड फर्दर दैट रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विटी शेयर फॉर अ पीरियड ऑफ provided further that requirement of holding equity share for a period of 1 year shall not apply. किस केस में अप्लाई नहीं होगा बात करते हैं. किस केस में अप्लाई नहीं होगा बात करते हैं. इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी. अगर आप ऑफर फॉर सेल कर रहे हो किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को, किसी मतलब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की सिक्योरिटी को, या कॉर्पोरेशन, या एनी स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप कंट्रोल बाय वन और मोर ऑफ देम व्हिच इज एंगेज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. व्हिच इज एंगेज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. दूसरा, इफ द इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल वर एक्वायर्ड पर्सन टू द स्कीम अप्रूव्ड बाय ट्रिब्यूनल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 230 to 234 of the Companies Act 2013 as applicable in lieu of business and invested capital which have been in existence for a period of more than 1 year prior to the approval of scheme. या फिर पहला तो ऑफर फॉर सेल आप किस सिचुएशन में कर सकते हो, जब आपको 1 year की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपकी जो शेयर्स हैं वो किसी गवर्नमेंट कंपनी के हैं, किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के हैं, किसी कॉर्पोरेशन के हैं जिसको कंट्रोल किया गया है किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के द्वारा. या फिर आप ऑफर फॉर सेल कर रहे हो परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, किसी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली. डीमर्जर, मर्जर के केस में आप क्या कर रहे हो, ऑफर फॉर सेल कर रहे हो. या तीसरी कंडीशन, if the equity share offer for sale were issued under a bonus issue on security held for a period of at least 1 year prior to the filing of the draft offer document with the board. आप क्या कर रहे हो, आप ऑफर फॉर सेल कर रहे हो कोई शेयर्स को अंडर बोनस इशू ऑफ एनी शेयर्स, बोनस इशू ऑन एनी शेयर, जो आपने 1 साल तक, कम से कम 1 साल उनको हो चुका है होल्ड किए हुए, तो आप क्या करोगे वो भी कर सकते हो. इन तीन सिचुएशन में आपको 1 year वाले जो कंडीशन है उसको फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, उसको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है. ये एक्सेप्शन है. दीज आर एक्सेप्शन. आगे बढ़ते हैं. एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल फॉर इशू अंडर रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 रेगुलेशन 8A. फॉर इशू where draft of a document filed under sub-regulation 2 of regulation 6 of this regulation share offer for sale to public company by shareholder holding individually or with person acting in concern more than 20% of the pre-issue shareholding of issuer based on the fully diluted basis shall not exceed more than 50% of their
प्री इशू शेयर होल्डिंग ऑन फुली डायल्यूटेड बेसिस। भाई क्या है, अगर ऑफर फॉर सेल किया जा रहा है किसी शेयर होल्डर के द्वारा जो होल्ड करता है इंडिविजुअली या पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न मोर देन 20% ऑफ द प्री इशू शेयर होल्डिंग, तो आप 10%, 50% से ज्यादा अपने प्री इशू शेयर होल्डिंग का ऑफर फॉर सेल नहीं करके चलोगे। दूसरा, शेयर ऑफर फॉर सेल बाय शेयर ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक बाय शेयर होल्डर होल्डिंग individually or with person acting in concern less than 20% of pre-issue shareholding on fully diluted basis shall not more than 10% of pre-issue shareholding of the issuer on fully diluted basis। अगर आप पहला केस तो क्या है, अगर आप कंपनी के 20% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हो तो भाई फिर आप कितने का ऑफर फॉर सेल कर सकते हो, सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50%, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और अगर आप 20%, अगर आप 20% से कम करते हो, 20% से कम करते हो तो फिर आप 10% से ज्यादा का ऑफर फॉर सेल नहीं दे सकते। और उसके बाद तीसरा, फॉर शेयर होल्डर होल्डिंग इंडिविजुअली और विद पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न more than 20% of pre-issue shareholding of the issuer based on fully diluted basis, provision of lock-in as specified under regulation 70 of these regulations shall be applicable, and relaxation from lock-in has provided under clause C of regulation 17 of these regulation shall not applicable। मैं क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, फिर आपको लॉक-इन के प्रोविजन जो है, लॉक-इन पीरियड के प्रोविजंस को जो रेगुलेशन 17 के अंदर आगे पढ़ेंगे हम बता रखे हैं वो कंप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये हमारा आज की क्लास में इतना था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अलग से स्टार्ट करेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू सो मच।